नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ओलाजी सर मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल अपन पढ़े थे मैट्रिसेस के बारे में, एक्सरसाइज 3.1 विथ एग्जांपल्स अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के बाद के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो आज अपन पढ़ेंगे मैट्रिसेस पे कुछ संक्रियाएं कि मैट्रिक्सों का योग किस प्रकार से होता है, अंतर किस प्रकार से होता है और गुणा किस प्रकार से होता है। आपको पता होगा कि मैट्रिक्सों के अंदर भाग संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? भाग दो संख्याओं का होता है हमेशा, और मैट्रिक्स क्या होती है? संख्याओं का एक व्यवस्थित रूप होती है, न कि कोई फिक्स आंसर, कोई फिक्स संख्या नहीं होती। राशियों का एक समूह होता है मैट्रिक्स। अब अपन चलते हैं आगे, तो बात करते हैं मैट्रिक्सों के योग के बारे में कि दो मैट्रिक्सों का योग किस प्रकार किया जाता है। कि मैट्रिक्सों के योग के अंदर देखिए बेटा, मान लीजिए आपके पास में मैट्रिक्सों का आपको योग करना है। मान लीजिए आपके पास में एक मैट्रिक्स है ए, और ए जो है इसका यहां पर कुछ ना कुछ क्रम ऑर्डर दिया हुआ होगा। एक मैट्रिक्स आपके पास में है बी, आपको ज्ञात करना है ए और बी का योगफल। तो ए और बी का योगफल करूंगा तो ए बराबर भी एक मैट्रिक्स है और बी बराबर भी एक मैट्रिक्स है। जब मैं ज्ञात करता हूं इनका योग, तो योग ज्ञात करूंगा तो मुझे देखो बेटा, जो इनका योग होगा ए और बी का, वो योग ए प्लस बी के द्वारा निरूपित किया जाएगा। किसके द्वारा निरूपित किया जाएगा? ए प्लस बी के द्वारा। अब क्या हर मैट्रिक्स को जोड़ा जा सकता है? तो मैट्रिक्सों के योग की एक शर्त है, और वो शर्त क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो मैट्रिक्सों के योग की शर्त यह है कि योग होने वाली मैट्रिक्सेस की, योग होने वाले मैट्रिक्सेस की क्या होनी चाहिए बेटा? जो कोटियां हैं वो समान होनी चाहिए। कोटियां समान होने का मतलब यह है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यह है कि मान लीजिए एक है 2/3 की मैट्रिक्स और एक है 2/2 की मैट्रिक्स, तो आप इनको योग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है 2/2। योगफल करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? उनकी कोटियां समान होने चाहिए। तो इस केस में दोनों की कोटियां समान न होने पर इनका योग संभव नहीं है। तो पहली बात यह है कि योग कब किया जा सकता है? तो योग के लिए कोटियां समान होनी चाहिए। दूसरी बात, योग जब अपन करते हैं दो मैट्रिक्सेस का, तो अपने को क्या प्राप्त होता है? एक नई मैट्रिक्स मिलती है। अपने को एक नई मैट्रिक्स मिलती है, और जब मैट्रिक्स ही मिल गई तो उसकी कुछ ना कुछ कोटियां भी होंगी, कुछ ना कुछ उसकी कोटि होगी। तो उस नई मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी? जो मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है उसकी कोटि क्या होगी? तो देखो, अगर कोटि समान है, ऑर्डर सेम है, तो मैट्रिक्सों को जोड़ा जा सकता है, और जोड़ने के बाद में जो प्राप्त मैट्रिक्स है उसमें कोटि जो है वो नहीं बदलती है। यानी उस केस में भी ऑर्डर जो है वो सेम रहता है। मतलब जिन कोटियों की मैट्रिक्स को आपने जोड़ा है, आंसर भी उसी कोटि की एक मैट्रिक्स से प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, जोड़े इनको, तो जोड़ने पर क्या होता है? जोड़ने पर जो मैट्रिक्सेस के संगत अवयव हैं वो संगत अवयव ही जुड़ते हैं। क्या होता है? मैट्रिक्सेस के संगत अवयव ही जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संगत अवयव किस प्रकार जुड़ते हैं अपन उनकी बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, और ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 2, -1, 4 और 3, और दूसरी मैट्रिक्स अपने पास में है बी, और बी के एलिमेंट हैं 1, -3, -5 और 2। आपको दोनों का योग करना है। तो दोनों को आप गौर से देखो। पहली मैट्रिक्स की कोटि क्या है? 2/2। इसकी कोटि भी क्या है? 2/2। दोनों की कोटियां समान है क्या? बिल्कुल, दोनों की कोटियां क्या है? समान है। समान है तो इन दोनों को जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता? जोड़ा जा सकता है। जोड़ेंगे तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा a प्लस बी। अब इसकी कोटि 2/2 और इसकी कोटि 2/2, तो जो प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स है उसकी कोटि भी 2/2 ही होगी। अब देखो, इस केस में ये वैल्यू आ जाएगी 2 - 1 4 3 प्लस 1 -5 -3 और 2। अब आप जब इन दोनों को जोड़ोगे तो संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं। संगत अवयव कैसे जुड़ेंगे? जैसे यहां पर सबसे पहले 2
प्लस अगला अवयव कितना अपने पास में 1, तो एलिमेंट आ गया 2 + 1। संगत अवयव का मतलब ये हो गया कि जो ये पहला अवयव है इसमें ये पहला अवयव ही जुड़ा है। दूसरा अवयव बोलो क्या है इसमें, -1 है, तो -1 में क्या जुड़ेगा, -5 जुड़ेगा, तो यहां आ जाएगा -1 प्लस और यहां बाहर आ जाएगा -5। क्या दोनों एलिमेंट जुड़ गए। अब नीचे देखो, यहां एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है, दूसरी तो पंक्ति में है, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसमें इसी का एलिमेंट जोड़ेंगे। तो ये 4 में क्या जोड़ेंगे अपन, -3 जोड़ेंगे और साथ में यहां 3 में क्या जोड़ेंगे, फिर 2। इस 3 में एलिमेंट क्या जुड़ेगा, 2 जुड़ जाएगा। अब अपने पास में जो मैट्रिक्स मिली वो मिलेगी a + b, और a + b का मान कितना हो जाएगा, 3, और यहां हो जाएगा -6, और यहां हो जाएगा 1, और यहां हो जाएगा 5। तो देखिए a/b की जो कोटि है वो भी 2/2 की ही प्राप्त हो रही है। अर्थात दो मैट्रिक्सों का योग तब संभव है जब उनकी कोटियां, उनका ऑर्डर सेम हो, और सेम ऑर्डर होने वाले मैट्रिक्सों को जोड़ा जा सकता है, और जोड़ने के बाद में जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसका ऑर्डर भी सेम ही रहता है। शुरू करते हैं मैट्रिक्सेस का अंतर, व्यकलन कैसे ज्ञात करते हैं, सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्सेस का कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैट्रिक्सेस का व्यकलन, व्यकलन का मतलब अंतर, यानी दो मैट्रिक्सों का घटाना। किस प्रकार से अपन दो मैट्रिक्सों को घटा सकते हैं, सेम योगफल की तरह ही है। योगफल में कोटि क्या होनी चाहिए थी, समान होनी चाहिए थी। अंतर में भी कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे एक मैट्रिक्स A अपने पास में है 2 -1 4 3, और B आपके पास में है -5 -6 2 और 9। अब आपको ये कहा जाए कि A - B ज्ञात करो, तो A - B के केस के अंदर क्या होता है, इसकी कोटि क्या है, 2/2, इसकी कोटि भी क्या है, 2/2। चूंकि दोनों की कोटियां क्या है, समान हैं, समान कोटियां होने पर इन मैट्रिक्सेस को क्या किया जा सकता है, इन मैट्रिक्सेस को घटाया जाता है, घटाते हैं। तो कैसे घटाएंगे, देखो A - B, तो एक की जगह क्या है, 2 - 1 4 3, माइनस B की जगह कितना है, -5 -6 2 और 9। अब आप A - B ज्ञात करें इसमें, तो A - B कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, तो सबसे पहला एलिमेंट कितना है, ये वाला 2 है, 2 में से क्या घटाएंगे, -5, जो एलिमेंट है वही घटाएंगे। तो 2 में से मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, कितना, -5, तो यहां -5 कर दिया मैंने, कोई डाउट नहीं है। बीच वाला जो ये चिन्ह है माइनस का, ये चिन्ह, ये अंतर वाला चिन्ह मैंने यूज किया है। फिर अगला एलिमेंट बोलो कितने हैं, -1, इसमें से किसको घटाओगे, -6 को, तो ये आ जाएगा -1 और माइनस करेंगे -6 को। फिर यहां एलिमेंट कितना है, 4, इसमें से किसको घटाओगे, 2 को, तो ये आ जाएगा 4 - 2। फिर है 3, और इसमें से किसको घटाओगे, 9 को, तो ये आ जाएगा 3 - 9। तो इस केस में A - B क्या बन जाएगा, तो A - B अपने पास बनेगा 2 -5। तो ये दोनों माइनस के चिन्ह हैं, ये किसके कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। फिर यहां 1 + 6, तो माइनस का तो 1 और प्लस का 6, तो कितना बच गया, प्लस का 5 बच गया कि नहीं बच गया। फिर यहां 4 में से 2 जाएगा, यहां बचेगा 2, और 3 में से 9 जाएगा, तो ये माइनस का 6। ये A - B आ गई, जिसकी कोटि भी जो गुण घटाने वाली जो मैट्रिक्सेस थी उन्हीं के समान प्राप्त हुई है। मतलब ये है कि मैट्रिक्सों का योग और मैट्रिक्सों का अंतर करने के लिए उनकी कोटियां समान होनी चाहिए, और योग या अंतर के बाद जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसका ऑर्डर भी योग और अंतर करने वालों मैट्रिक्सों के समान ही होता है। अब अपन पढ़ते हैं योग और अंतर के कुछ गुणधर्म, कि क्रम विनिमयता क्या होती है, साचरीयता क्या होती है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो बेटा क्या है, कि एक मैट्रिक्स है A और दूसरी मैट्रिक्स है B। यदि इन दोनों की कोटियां क्या है, दोनों की कोटियां समान हैं,
और दोनों की कोटियां समान हुए तो इस केस में इनको जोड़ा भी जा सकता है और इनको घटाया भी जा सकता है। अब समान होने पर जोड़ना और घटाना जब अपना काम कंप्लीट हो जाता है तो मान लीजिए मैं निकालता हूं a प्लस बी। आप a प्लस बी में निकाल करके आप अगर निकालना चाहते हो b प्लस ए तो दोनों केस के अंदर आंसर समान ही प्राप्त होता है। a में b जोड़ो चाहे b में a जोड़ो, दोनों कंडीशन में आंसर क्या प्राप्त होता है? समान ही प्राप्त होता है। अर्थात यहां यह कहा जा सकता है कि a प्लस बी का जो मान है, a प्लस बी की जो वैल्यू है ये किसके बराबर होती है? b प्लस ए की वैल्यू के बराबर होती है। अर्थात यहां ये इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्रम बदलने पर मैट्रिक्स के योग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस गुणधर्म को बोला जाता है क्रम विनिमय गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म बोला जाता है इसको? क्रम विनिमय गुणधर्म। और क्रम विनिमय गुणधर्म की ये पालना करती हैं। अर्थात मैट्रिक्सों का जो योग होता है ये क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करता है। a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो। लेकिन अगर अपन अंतर की बात करें, चलो क्रम विनिमयता के बाद में अपने पास में एक नियम आता है साहचर्यता। चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल नंबर 6 में अपन फलनों के संयोजन के साहचर्य नियम का सत्यापन किया था। वहां भी मैंने आपको बताया था साहचर्य नियम क्या होता है। साहचर्यता नाम से पता चल रहा है एक साथ विचरण करना है, एक साथ अपने को लेना है। तो मान लीजिए आपके पास में 3 मैट्रिक्सेज हैं A, B और C, और इन तीनों की जो कोटियां हैं वो कोटियां क्या हैं? तीनों की समान हैं। तो इस केस में आप अगर तीनों को जोड़ना है तो मैं क्या करूंगा? एक में बी को जोड़ना है प्लस में सी को जोड़ना है। तो इस केस में आप पहले ए और बी को जोड़ो, फिर जो आंसर आता है उसमें किसको जोड़ो? सी को। चाहे आप पहले बी और सी को जोड़ो, फिर जो आंसर आता है उसमें ए को जोड़ो। दोनों केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ए और बी को एक साथ ले लो, सी को फ्री कर दो, चाहे बी और सी को एक साथ ले लो, एक को फ्री कर दो। तो इस केस में भी दोनों मैट्रिक्सेस की वैल्यू सेम रहती है दोनों साइड की। ये गुणधर्म कहलाता है साहचर्य गुणधर्म। तो मैट्रिक्सों का जो योग होता है वो क्रम विनिमय और साहचर्य गुणधर्म की पालना करता है, जबकि अंतर क्रम विनिमयता और साहचर्यता की पालना नहीं करता। कि ए में से मैं बी घटाऊं और बी में से मैं ए घटाऊं तो आंसर इफेक्ट सेम नहीं रहता है, उसमें माइनस का चिन्ह आता है। अब चलिए अपन इससे आगे गुणा सीखते हैं। दो मैट्रिक्सेस का गुणा में बहुत सावधानी पूर्वक अपने को करना है। कभी भी ये स्पीडली नहीं करना है, स्पीडली करते ही अपना गुणा गलत होगा। कैसे होगा ये देखो बेटा, आयु का गुणा कैसे करते हैं। मैट्रिक्स है, इसका गुणा। अब आपके पास में है एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी। अब गुणा करेंगे तो देखो बेटा, पहली बात तो गुणा करने की शर्त क्या है कि कैसे अपन दोनों का गुणा कर सकते हैं। क्या हर केस में गुणा पॉसिबल है? क्या नहीं होता। जिस प्रकार से कोटियां अलग अलग होने पर, अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स होने पर जोड़ या घटाव संभव नहीं था, तो गुणा में भी देखो क्या नियम है। योग और अंतर के लिए कोटि सेम होनी चाहिए, गुणा के लिए देखो क्या होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास में एक मैट्रिक्स ए है, इसकी कोटि है मान लीजिए ए बाई बी। क्या है? ए बाई बी। दूसरी मैट्रिक्स है बी, इसकी कोटि है मान लीजिए सी बाई डी। अब अगर देखो ए की कोटि ए बाई बी होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैट्रिक्स ए में पंक्तियों की संख्या तो है ए और स्तंभों की संख्या है बी, और इस मैट्रिक्स बी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? सी, और कितने स्तंभ हैं? डी। इतने पंक्ति और इतने स्तंभ हैं। अब अपन बात करें गुणा की, तो गुणा की शर्त क्या है वो थोड़ा सा ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। देखिए बेटा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर गुणा करना है तो ये जो बीच के एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब b बराबर क्या आना चाहिए? c। आई बात समझ में? तो गुणा होने की क्या शर्त है? तो गुणा होने की शर्त है कि जो पहली मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स में किसकी संख्या, पहली मैट्रिक्स में किसकी संख्या? स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए किसकी? दूसरी मैट्रिक्स में
दूसरी मैट्रिक्स में किन की संख्या के, पंक्तियों की संख्या के, क्योंकि जब ऑर्डर लिखते हैं, कोटि लिखते हैं, तो पहले तो लिखा जाता है पंक्तियों की संख्या और बाद में लिखा जाता है स्तंभों की संख्या। तो आप यहां देखो, ए में पंक्तियों की संख्या तो है ए और स्तंभ कितने हैं, बी। दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियां कितनी है, सी, और स्तंभ कितने हैं, डी। गुणा करने के लिए बीच वाले यानी बी बराबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। अर्थात पहली मैट्रिक्स में तो ये बी बाद वाली संख्या है, अर्थात स्तंभों की संख्या, और दूसरी मैट्रिक्स में किसकी संख्या के बराबर होना चाहिए, पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ही मैट्रिक्सेस का गुणा संभव है, अन्यथा मैट्रिक्सों का गुणा संभव नहीं है। कि ए में पहली में स्तंभों की संख्या और दूसरी में पंक्तियों की संख्या अगर सेम है तो ही अपन इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा कर सकते हैं। चलिए गुणा तो कर लिया, अब गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी। गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, प्राप्त होगा आपको एक मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या होगी, उस मैट्रिक्स में देखो आपके पास था ए बाई बी और सी बाई डी। तो इस केस के अंदर गुणा होने पर बी और सी क्या होने चाहिए थे, बराबर होने चाहिए थे। गुणा करने के बाद में यहां से तो क्या बच जाएगा, बोलिए बेटा, यहां से तो बच जाएगा कितना, ए, ठीक है, और यहां से क्या बच जाएगा, बोलो, डी। तो यहां ऑर्डर क्या मिल जाएगा आपको, ए बाई डी। अर्थात जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका ऑर्डर ए बाई डी होगा। अर्थात नई मैट्रिक्स में, प्राप्त मैट्रिक्स में जो पंक्तियां हैं वो तो फर्स्ट के सेम होंगे और जो स्तंभ हैं वो दूसरे के स्तंभों के बराबर होंगे। अर्थात यहां से अपन आगे किस प्रकार से गुणा करते हैं, देखिए, पहले का ऑर्डर ए बाई बी, दूसरी का ऑर्डर सी बाई डी। अगर अपन ये बराबर हैं तो गुणा कर सकते हैं और प्राप्त मैट्रिक्स में इतनी पंक्ति और इतने स्तंभ होंगे। विथ एग्जांपल अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जैसे अपन बात करें उदाहरण की, तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए 2/3 की और एक मैट्रिक्स है बी, वो अपने पास में है 3/3 की। आप मुझे बताओ कि क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है क्या? तो सीधा सा आंसर रहेगा नहीं। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि जोड़ने के लिए दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो यहां इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/3, नहीं जोड़ा जा सकता है। अर्थात मैट्रिक्स का योग पॉसिबल नहीं है इस केस में। चलो अंतर की बात करें तो अंतर भी संभव नहीं है, क्योंकि अंतर के लिए भी कोटियां क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए थी। अपन बात करें मल्टीप्लाई का कि क्या इनका गुणा संभव है क्या, तो देखो गुणा के लिए अगर आप ज्ञात करोगे ए बी, तो ए बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी को अपन चेक करें तो ए का ऑर्डर तो है 2/3 और बी का ऑर्डर है 3/3। आप ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये अंदर वाले दोनों सेम है, अर्थात पहली में स्तंभ और दूसरे में पंक्तियां सेम है। तो सेम है तो इनका गुणा संभव है, अर्थात ए बी परिभाषित होगा। इससे अपने को पता चला है ए बी परिभाषित होगा, ए बी संभव है। और अब ए बी की जो कोटि होगी वो क्या होगी, ए बी का जो ऑर्डर होगा वो इधर से तो क्या ले लोगे 2 और इधर से क्या ले लोगे 3। तो जो प्राप्त मैट्रिक्स होगी ए बी, वो ए बी 2/3 कोटि की एक नई मैट्रिक्स से प्राप्त होगी। मैं बात करूं एक नेक्स्ट एग्जांपल की कि जैसे ए का ऑर्डर, ए अपने पास में है 2/3 और बी अपने पास में है 2/2। तो क्या इस केस में ए बी पॉसिबल है क्या, क्या ए बी पॉसिबल है क्या? तो ए का ऑर्डर है 2/3, बी का ऑर्डर है 2/2। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ए बी संभव नहीं है। यही अपना काम कंप्लीट हो गया कि ए बी संभव नहीं है। चलिए बात करते हैं अपन इससे आगे की। अब इधर देखो, पहले इधर क्या ए बी नहीं है तो क्या बी ए पॉसिबल है क्या? बी ए की बात करें तो बी ए में बी का ऑर्डर बोलो क्या है, पहले बी है तो पहले बी का ऑर्डर लिखा जाएगा, फिर ए का ऑर्डर लिखा जाएगा। ए क्या है 2/3। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल दोनों सेम है। सेम है तो बी ए परिभाषित होगा और ऑर्डर इसका क्या होगा 2/3।
और बी ए संभव है, मतलब यहां ए बी ज्ञात नहीं हो सकता, बी ए ज्ञात हो सकता है। तो एक बात और स्पष्ट हो गई कि मैट्रिक्सों का जो गुणा है योग में, तो ए प्लस बी कर लो चाहे बी प्लस ए कर लो, बात तो एक ही है, किसी को पहले लिखो किसी को बाद में लिखो, लेकिन गुणा करने पर क्या होगा, गुणा करने पर ए बी का मान बी ए के बराबर हो कोई जरूरी नहीं होता। कई बार ए बी होता है बी ए होता ही नहीं है, तो अपन क्या कर लेंगे, तो ऐसे केस में याद रखना कि गुणा में अंदर क्रम का ध्यान रखना है कि अगर ए बी है तो बी ए हो या ना हो कोई आवश्यक नहीं होता। चलिए एग्जाम्पल लेके अपन इसको करते हैं। अब अपन एक छोटा सा देखते हैं एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपके पास में है एक मैट्रिक्स ए, वो है 2, -1, 4 और 7। क्लियर है। दूसरी मैट्रिक्स आपके पास में है बी, वो अपने पास में है 2, 5, 6, 2, 5, 1 और 3। आपको ये कहा जाए कि ए बी व बी ए में से ए बी या बी ए जो संभव है वो ही आपको ज्ञात करना है। तो देखो ए का ऑर्डर क्या है 2/2, बी का ऑर्डर भी क्या है 2/2। तो ए का ऑर्डर ए बी के लिए बोलो, ए का ऑर्डर है 2/2 और बी का ऑर्डर भी 2/2। क्या ए बी संभव है क्या, बिल्कुल है तो फिर अपन ज्ञात करेंगे और ए बी का ऑर्डर क्या मिलेगा 2/2। ठीक है। अब अपन ए बी कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो, आपको निकालना है ए बी। तो ए बी में सबसे पहले ए लिख लिया, यहां सावधानी पूर्वक आपको चलना है। ए बी लिख दिया, पहले ए लिखा है उसके बाद मैंने लिखा है बी। अब देखो आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने ये तो पता कर लिया कि ए का ऑर्डर 2/2 था, बी का ऑर्डर 2/2 था, अंदर वाली वैल्यूज सेम थी, तो आप ए बी कर सकते हो और प्राप्त मैट्रिक्स की कोटि भी क्या मिलेगी आपको 2/2 मिलेगी। चलिए यानी ए बी जो है ये 2/2 की एक मैट्रिक्स मिलेगी 2/2 की कोटि की एक मैट्रिक्स। अब वो क्या होगी, तो सबसे पहले आप यहां एलिमेंट लिखोगे। तो ये एलिमेंट लिख रहे हो आप, ये देखो इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, तो ये एलिमेंट पहली पंक्ति में है। कौन सी पंक्ति में है ये, पहली में। और स्तंभ कौन सा है इसमें, पहला। तो इस केस में आप क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले इस पहली वाली जो पंक्ति है, ये जो पहली पंक्ति है इसको आपको सिलेक्ट करना है और इस पहली पंक्ति को गुणा करना है उधर। किससे गुणा करना है, स्तंभ से। किससे गुणा करना है, स्तंभ से। तो इसमें स्तंभ कौन सा है, ये वाला। तो यहां जो एलिमेंट लिख रहे हैं अपन, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो देखो फर्स्ट रो में सबसे पहले यहां कितना है, 2 है। 2 किससे गुणा होगा, सबसे पहले इस 2 से गुणा होगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 2 को गुणा करूंगा किससे, 2 से। फिर आगे प्लस अगला एलिमेंट क्या है, तो इसमें आप आगे जाओगे, इसमें आपको जाना है आगे और उसमें आना है आपको नीचे। कहीं गलती क्या करते हैं अपन, इसमें आगे चले जाते हैं उसमें चले जाते हैं या इसमें नीचे आते हैं। फिर ध्यान देना कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। तो मैं एक बार दोनों एक साथ रखता हूं, देखो फर्स्ट रो यहां से स्टार्ट होती है और इसका फर्स्ट कॉलम यहां से स्टार्ट होता है। तो दोनों कहां से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट हो रही है। तो मैंने 2 को 2 से गुना कर लिया। अब अपन आगे जाते हैं दोनों। इसमें मैं आगे गया तो कहां पहुंचा, -1 के पास। इसमें मैं आगे जाऊंगा तो कहां पहुंचूंगा, 1 के पास। तो उधर तो है -1 और उधर है 1। तो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया कि नहीं कर लिया। तो ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट अपना कंप्लीट हो गया। दोबारा देखिए आगे, अब अपन यहां जो एलिमेंट लिखते हैं, यहां जो एलिमेंट लिखते हैं वो कौन सा होगा, ये फर्स्ट रो है अभी तक, पंक्ति तो पहली है, कॉलम कौन सा हो गया अब दूसरा। तो अब इस फर्स्ट रो को अपन कौन से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, अब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ। याद रखिएगा लेफ्ट साइड, इसमें मैं पंक्ति को सेम रख रहा हूं, पहले इस पहली रो को मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब तक पहली रो चल रही है इधर से, तब तक इधर पहली रो में अपने को काम करना है, नीचे नहीं जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
अब देखो, अब फिर से स्टार्ट हो जाओ यहां से, तो बोलो किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 को करोगे। किससे करोगे? 5 से करोगे। तो सबसे पहले 2 को करोगे, किससे? 5 से। प्लस अब किसको करोगे? -1 को करोगे। किससे करोगे? 3 से करोगे। इसमें नीचे आ जाओगे तो -1 को करेंगे 3 से। तो चलो, फर्स्ट रो इन दोनों कॉलम के साथ कंप्लीट हो चुकी है, तो अपना ये फर्स्ट रो का काम पूरा हो गया। अब अपन बात करते हैं किसकी? सेकंड रो की। तो सेकंड रो के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बेटा? ये है 4 और 7। तो अब सेकंड रो की बात करते हैं, यहां भी सेकंड रो में आ जाओ। तो सेकंड रो को स्टार्ट करो। तो सबसे पहले इसको किससे करना है? फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट कॉलम से करोगे तो सबसे पहले 4 किससे गुणा होगा रे? 2 से। प्लस 7 किससे गुणा होगा? 1 से। सेकंड रो होगी फर्स्ट कॉलम के साथ। अब सेकंड रो को किसके साथ करना है अपने को? सेकंड कॉलम के साथ में। तो क्या आएगा बोलिएगा? 4 मल्टीप्लाई होगा किससे? 5 से। प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा किससे? 3 से। बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपको इसको देखना है। अब आगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आ गया 4 प्लस ये वैल्यू है -1, और ये आ गया 10 -3, ये आ गया 8 प्लस 7, और ये आ गया 20 प्लस 21। तो ए बी की वैल्यू आपकी आ गई 3, 7, 15 और 41। ये ए बी की ऑर्डर 2/2 आ गया। तो चलिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, तो मैं एक बार फिर चलता हूं इससे आगे। बी ए की वैल्यू ज्ञात करना। तो बी ए की वैल्यू अपन कैसे ज्ञात करें? तो अब अपन बात करें बी ए की। बी ए कैसे ज्ञात करते हैं अपन, वो देखो। अब देखो, बात करें अपन किसकी? बी ए की। तो देखो, बी ए ज्ञात करने के लिए आपको यहां बी ए की कोटि लेनी पड़ेगी। तो बी ए में पहले किसकी कोटि लिखेंगे? बी की। तो बी की ऑर्डर 2/2 है, ए का भी 2/2 है, तो बी ए भी संभव है, और बी ए की कोटि अपन ने ए बी जो ज्ञात किया था वो मैंने यहां लिख लिया कि ए बी की वैल्यू क्या है। अब अपन बात करें बी ए की। तो देखो बेटा, बी ए कैसे ज्ञात होगा? तो बी की वैल्यू बोलो कितनी है? 2, 5, 1, 3, और ए की वैल्यू है 2, -1, 4 और 7। तो ये अपने पास में बी ए आ गया। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करें, एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इस फर्स्ट रो को लेना है, इसको इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं फर्स्ट रो को सबसे पहले इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां 2 है, ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब ये 2 है, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से। जल्दबाजी में अपन क्या यहां से आगे चले जाते हैं, उधर से नीचे नहीं जाते हैं, ऐसे गड़बड़ हो जाती है। चलिए जी, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? -1 के साथ, और ये 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 7 के साथ। हो गया। तो ये अपना फर्स्ट रो और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो की अपन बात करते हैं। तो सेकंड रो क्या है अपने पास में? यहां 1, 3, ये 1, 3 मल्टीप्लाई होगी। तो सबसे पहले 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, क्योंकि सेकंड रो और कॉलम अभी तक अपन फर्स्ट की ही बात कर रहे हैं, सेकंड रो में तो चल रहे हैं, लेकिन कॉलम अभी अपना कौन सा है? पहला कॉलम है। तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से, और ए किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 से। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करें सेकंड रो और सेकंड कॉलम की। तो 1 मल्टीप्लाई होगा किससे? -1 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा किससे? 7 से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड रो और सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब ए बी की वैल्यू, बी ए की वैल्यू आ गई 4 + 20, 24 हो जाएगा। और यहां पर माइनस का तो हो जाएगा 2, और प्लस का हो जाएगा अपने पास में 35। तो 35 में से 2 गया तो अपने पास में आ जाएगा 33। फिर 2 + 12, यहां हो जाएगा 14, माइनस का 1 और प्लस का 21, तो ये आ जाएगा 20। ये अपने पास में आ गया बी ए। आप गौर से देखो कि क्या ए बी बी ए के बराबर है क्या? तो आप यहां लिखोगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, अर्थात मैट्रिक्सों का जो गुणा होता है वो क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना
करे ये कोई आवश्यक नहीं है। कई बार तो ए बी की वैल्यू बी ए के बराबर आएगी और कई बार बी ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए बी के, और कई बार नहीं भी आएगी। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं क्रम विनिमय तो नहीं है, लेकिन मैट्रिक्सों का जो गुणा है वो सहचर्य नियम की पालना करता है। मतलब ए बी सी तीन मैट्रिक्सों को गुणा करना है तो आप ए बी की वैल्यू कर लो पहले आपस में, फिर सी के साथ कर लो, चाहे आप बी और सी को कर लो, ए को अलग छोड़ के ए को अलग कर दो, किन्हीं भी दो को साथ लो। ये मैट्रिक्सों का गुणा साचर्य गुणधर्म की पालना करता है, क्रम विनिमय की नहीं। अब अपन आगे बात करते हैं मैट्रिक्सों के गुणा के बाद में कुछ गुणधर्म की, कि गुणधर्म क्या होते हैं मैट्रिक्सों के गुणा के बारे के अंदर। देखो आपके पास में कोई मैट्रिक्स है ए, मान लीजिए ए है 2 1 5 3। अब मैं इस ए को किसी कांस्टेंट पार्ट से मैं मल्टीप्लाई करता हूं। मान लीजिए मुझे 5a की वैल्यू चाहिए, तो 5a की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, तो a को मैं किससे गुणा करूंगा, 5 से, तो यहां तो 5 और a की वैल्यू क्या है 2 1 5 3, तो यह आ जाएगा 5 जो है ये इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस केस में यहां पर वैल्यू आ जाएगी कितनी बोलिएगा, 10 5 25 और 15। जब गुणा कर सकते हैं तो इसी आधार पर आप ये भी लिखा जा सकता है कि यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है 6 9 30 और 15, तो आप देखो इनमें पूरे में 3 कॉमन आ रहा है। क्या रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो ये 3 कॉमन एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम से नहीं कर रहा, मैं पूरे एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो इस मैट्रिक्स में टोटल 4 एलिमेंट हैं, तो मैं चारों में से जब मैं 3 को कॉमन लेता हूं तो 3 को कॉमन लेने पर यहां कितना आ जाएगा बोलो, 2। इधर से 3 आ गया बाहर, तो 3 3 9 3 बच गया, इधर बच गया 10 और इधर 5। तो इस आधार पर आप कुछ कॉमन भी ले सकते हो और कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो जब कॉमन लेने की बात करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में से कॉमन लेना है, मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो सारे को एलिमेंट्स में से मल्टीप्लाई करना है। अपन बात करें उससे आगे के बारे में, एक दो छोटे छोटे बिंदु और हैं अपने पास में, वो है तत्समक अवयव, कि योज्य तत्समक और गुणन तत्समक क्या होता है। देखो बेटा आपको पता होगा कि तत्समक और प्रतिलोम, इसके बारे में बाइनरी ऑपरेशन में अपन ने डिस्कशन किया था कि तत्समक क्या होता है और प्रतिलोम क्या होता है। देखो मान लीजिए कोई संक्रिया है योज्य, तो ए में अगर मैं जीरो मैट्रिक्स को जोड़ूं, चाहे जीरो मैट्रिक्स में मैं ए को जोड़ूं, तो दोनों बार वापस क्या मिलेगा, मुझे ए ही मिलेगा। शर्त यह है कि जीरो मैट्रिक्स एक ही ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी योग कर सकते हो आप लोग। तो ऐसी कंडीशन में ये शून्य मैट्रिक्स तत्समक मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, तत्समक। तो योज्य संक्रियाओं के लिए, योज्य तत्समक कौन सी मैट्रिक्स होती है, तो योज्य तत्समक होती है शून्य मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स योज्य तत्समक होती है, मतलब जीरो मैट्रिक्स को जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बात करता हूं गुणन संक्रियाओं के लिए, तो गुणन संक्रियाओं के लिए जो इकाई मैट्रिक्स होती है, जो आई होती है इकाई मैट्रिक्स, वो गुणन तत्समक मैट्रिक्स कहलाती है। आई जो है वो गुणन तत्समक मैट्रिक्स कहलाती है। क्यों, क्योंकि अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करता हूं किससे, आई से, चाहे आई को मैं ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस क्या मिलेगा, ए, बशर्ते गुणा के नियम की पालना होती हो। तो ए को आई के साथ गुणा करोगे, चाहे आई को ए के साथ गुणा कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे योज्य संक्रियाओं में जोड़ने पर जीरो मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो गुणा मैट्रिक्स से अंदर अपन बात करें तो इकाई मैट्रिक्स जो होती है, तत्समक मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, अगर इकाई मैट्रिक्स आई से गुणा करते हैं तो किसी भी मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी चीज, अगर इससे अपन आगे की मैं बात करता हूं तो देखिएगा बेटा, अपन कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 3 के जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसके बारे में शुरुआत करते हैं।